आज से कुछ 15 साल पुरानी बात है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फेलियर के बाद वो इतना परेशान हुए कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना है। फाइनली उन्होंने जल्दबाजी में एक करियर चॉइस ली जिसकी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो आगे कैसे होने वाला है। आज उनकी किस्मत अच्छी है कि वो लाइफ में बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। एक इन्फॉर्म करियर चॉइस आपका जीवन बदल भी सकती है और आपका जीवन सुधार भी सकती है। नमस्कार, युवा अग्नि में आपका स्वागत है। आज के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ। हमारे देश में लगभग 35 से 40 हज़ार मेडिकल सीट्स के लिए 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते या जो आगे ड्रॉप लेने की कंडीशन में नहीं होते, वो कैसे एक इन्फॉर्म करियर चॉइस लें, आज हम इस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वेटनरी साइंसेज या पशु चिकित्सा विज्ञान पर। हमारे बीच में आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मनीषा वर्मा। शी इज़ एन असिस्टेंट सर्जन इन छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। सो लेट्स वेलकम हर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच डॉक्टर मनीषा वर्मा है जो असिस्टेंट वेटनरी सर्जन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। वेलकम डॉक्टर मनीषा टू युवा अग्नि and we are pleased to have you here. Please, if you can give your short introduction. Hi Ashutosh. Hello everyone. I'm Dr. Manisha Verma. I'm from Chhattisgarh. I'm posted as a block veterinary surgeon. इस पोस्ट को हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट में इसको कहते हैं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन। और अभी मैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के एक ब्लॉक है भंगा, वहां पे एज अ वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन पोस्टेड। मनीषा, अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देंगी कि आपने कैसे, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई हुई, कहाँ पे पढ़ाई हुई और फाइनली फिर आप यहाँ तक, या मेडिकल स्ट्रीम या वेटनरी साइंस की स्ट्रीम आपने कैसे चूज करी, तो लिसनर थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। जी, मैं छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर, वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग और सारा देना मेरा रायपुर में ही हुआ है। और इसके बाद मैंने स्कूलिंग के बाद, 12th के बाद, जब एमबीबीएस की तैयारी के लिए मैं कोटा गई थी 1 साल के लिए, तो फिर वहां से जब मैं लौटी तो उसके बाद पीएमटी, हमारे टाइम पे नीट नहीं हुआ करता था, हमको 2 एग्जाम्स देने होते थे। एक तो एआई पीएमटी होता था और दूसरा स्टेट पीएमटी होता था। स्टेट पीएमटी में मेरा रैंक उस टाइम पे था, उसके बेसिस पे मेरे को फर्स्ट जो ड्रॉप था। उसके बाद एमबीबीएस उस टाइम पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 385 सीट्स बस हुआ करती थी, और जो कि काफी कम थी। तो उस टाइम पे कंपटीशन भी इतना ज्यादा हुआ करता था कि उसके बाद लोग जो ऑप्ट करते थे वो होता था वेटरनरी साइंस या फिर डेंटल। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मुझे उस टाइम पे फर्स्ट ड्रॉप के बाद वेटरनरी साइंस भी मिल रहा था और गवर्नमेंट डेंटल में भी मिल रहा था एडमिशन। तो मेरे यहाँ मेरे पापा का ये सजेशन था कि बेटा देखिए, वेटरनरी साइंस में एक तो आपको एनिमल्स के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैं एनिमल्स के लिए बहुत अटैचमेंट था मेरे को। एनिमल्स से जुड़े हुए हम इसलिए थे क्योंकि एक फैमिली जो है थी हमारी, वो गांव से हम बिलोंग करते थे। हमारा गांव पास में ही है घर के। तो वहां पे हमने कैटल भी रेयर करके रखा हुआ था। हमारे यहाँ बुल्स थे और गाय थी हमारे यहाँ, तो उनसे भी एक अटैचमेंट हो गया था। और ऐसा भी था कि करियर को अगर देखा जाए तो उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस वेटरनरी साइंस को लेके मुझे तो नहीं थी, क्योंकि एक्सपोजर उतना नहीं था कि आसपास मैंने कभी देखा नहीं था कोई वेटरनरी सर्जन। तो पापा ने मेरे सजेस्ट किया था कि बेटा देखिए, आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है जिस चीज में, वो करिए, और दूसरा आप उसमें अपना फ्यूचर अगर देख पा रहे हैं कि आप कहाँ पे लैंड करोगे। तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। तो 1-2 फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था मुझे कि आप वेटरनरी साइंस में ही ये बहुत ही बढ़िया, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन था। और जी बेसिकली जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपने एक इन्फॉर्म चॉइस की थी उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि मतलब ठीक है, अभी आप एक असिस्टेंट सर्जन बन गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है, वेल टू डू, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। तो अभी क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार काश में मेडिकल या एमबीबीएस डॉक्टर होती,
इस टाइप की फीलिंग कभी आई? फ्रैंकली आई वुड से कि फर्स्ट ईयर जब मैंने वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन लिया उस टाइम पर बस मुझे ये फील होता था कि यार ये कहाँ लैंड कर गए हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो होते थे एनिमल्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनिमल्स का न्यूट्रिशन। और मेरे कुछ फ्रेंड्स का एडमिशन हुआ था एमबीबीएस में, उनका मैं देखती थी कि वो लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन से रिलेटेड। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि यार ये ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, एनिमल्स का न्यूट्रिशन, एनिमल्स को क्या खिलाना है। फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करती थी। लेकिन जैसे जैसे कोर्स विद टाइम हम आगे बढ़ते गए, मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फर्स्ट एक्सपोजर जब क्लिनिक्स का हुआ तो आई वॉज वेरी प्राउड टू बी अ वेटरनेरियन, क्योंकि हमारे क्लिनिक्स में हमको लार्ज एनिमल्स से लेके स्मॉल एनिमल्स, इतने वैरायटी ऑफ एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना है, इतने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, इतनी ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है। तो फ्रॉम देन आई यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट बीइंग अ वेटरनेरियन। और अब तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई सेकंड थॉट नहीं आता कि व्हाई आई एम नॉट एन एमबीबीएस डॉक्टर। आई एम वेरी ट्रूली हैप्पी बीइंग अ वेटरनेरियन। कि बिल्कुल, मतलब इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती जो आपने इतने बिल्कुल। अच्छे से बोला है कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ वेटरनरियन। और जी मुझे जी। भी लगता है कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपके साथ हुआ वो कहीं ना कहीं हैंगओवर होता है हमारे दिमाग में कि यार एक चीज में हाँ। दिमाग अटक जाता है, आप उसके अलावा लाइफ में कुछ और अच्छा देखते हैं। जी तो वो हैंगओवर निकलने में 1 साल लगा, देन यू रियलाइज दैट कि दिस इज वेरी नोबल हाँ। प्रोफेशन जो आपके लिए है। जी तो अगर आप थोड़ा सा कोर्स का एक मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसा मतलब एक स्टूडेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकता है वहां जाने के लिए, जाने के बाद, थोड़ा सा ओके। ओवरव्यू आपने दिया अभी, बट थोड़ा सा एक डिटेल सिस्टमैटिक अगर थोड़ा सा देंगे तो लिसनर थोड़ा ज्यादा रिलेट जी करेंगे। बिल्कुल। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो डिग्री है इसका नाम है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप इसमें बैचलर्स की डिग्री लेते हैं तो आप बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री होते हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो वेटरनरी साइंस है और एनिमल हस्बेंड्री है। मतलब क्योर एंड केयर, केयर एंड मैनेजमेंट, ये दोनों एस्पेक्ट्स इसमें होते हैं। क्योर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उसमें एनिमल्स का जो भी ह्यूमन के जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कि एनिमल की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, एनिमल की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, ये सब तो मैनेजमेंट के पर्पज से देखेंगे हम। कि उसमें लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एक होता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी होता है, उसमें हम उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनसे डील करते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट पार्ट हो गया। क्योर से रिलेटेड हम देखेंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। ह्यूमन जो होता है एमबीबीएस, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स इसमें हमें कवर करना होता है। और ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी, एक पर्टिकुलर ब्रीड नहीं, हम बहुत सारी स्पीशीज का एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ मुझे लगता है कि जाता है। लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, तो उनका हम लोगों को जो डायग्नोसिस पार्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए, वो भी काफी टफ जाता है स्टार्टिंग में। इनिशियली ये पढ़ना समझना कि एनिमल्स कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ह्यूमन का क्या, ह्यूमन तो आपको आके बता देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सर, ये है। हमको वो चीज भी थोड़ी सी टफ जाती है, इसलिए शायद वेटरनरी साइंस में हम डायग्नोसिस पार्ट में लैग बिहाइंड कभी कभी कर जाते हैं। क्योंकि हमें बताया जाएगा तो हम शायद उस चीज को बहुत अच्छे से वो कर पाते। बट वो बात है कि ये थोड़ा सा टफ इस पार्ट पे जाता है कि हम डायग्नोसिस जो पार्ट होता है ट्रीटमेंट से पहले, उसको भी हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियसली देखना पड़ता है सिम्टम्स को एनिमल्स के। तो वो थोड़ा सा यू एमबीबीएस से मुझे लगता है कि यहाँ पर डिफर करता है। लेकिन सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है इसमें, डायग्नोसिस जी लेवल पे भी, कोर्स लेवल पे भी, और जी। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट यू नीड टू बी नंबर ऑफ, अवेयर। इधर या इंसान सिर्फ एक ह्यूमन स्पीशी को पढ़ता है, वहां पे वो बिल्कुल एंटायरली। वहां पे लार्ज एनिमल्स से लेके स्मॉल एनिमल्स से लेके वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स,
सभी कुछ वेटरनरी साइंस में कवर हो जाता है, और सभी के बारे में आपको ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो डिटेल में स्टडी करनी होती है। बिल्कुल। तो आपने शुरू में भी बताया था आपके समय AIPMT का एग्जाम होता था, बट आज के जी कंटेक्स्ट में क्या एग्जाम होता है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, और कितनी वैकेंसीज होती है कॉलेजेस में, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, और फीस जी तो ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज की जैसी होती है जनरली वैसी ही होती होगी, फिर भी आप एक बार जी जी क्लैरिफाई। ओके। अभी जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है वो नीट होता है। 2017 से नीट के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है इंडिया के वेटरनरी कॉलेजेस में। तो 15% जो सीट्स होती हैं हर स्टेट की, वो AI कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, और स्टेट कोटा से बाकी की 85% सीट्स जो होती है नीट के थ्रू वो फिल होती हैं। और कॉलेजेस की बात करें तो पूरे इंडिया में अराउंड 42 कॉलेजेस होंगे स्टेट गवर्नमेंट के वेटरनरी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो 5 या 6 ही हैं, जिसमें से राजस्थान में 3 वेटरनरी कॉलेज हैं प्राइवेट, और एक हरियाणा में है, और एक शायद पंजाब में है। तो राजस्थान में एक है अपोलो वेटरनरी कॉलेज, एक है महात्मा ज्योतिबा फूले वेटरनरी कॉलेज जो जयपुर में है, और दूसरा है एक अरावली वेटरनरी कॉलेज जो सीकर में है। तो मेन जो राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इस वजह से राजस्थान एक स्टेट है जो अपना एक अलग से स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करता है। और भी एक उड़ीसा में भी एक स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, OUAT का। और बाकी अधिकतर स्टेट्स जो हैं वो नीट के थ्रू ही अपने एडमिशंस करवाते हैं। और अगर सीट्स की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 3600 to 4000 सीट्स ग्रेजुएशन के लिए हैं। टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वेटरनरी की हैं, जैसे कि एक IVRI है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बरेली में है, वो है एक टॉप में। और भी हैं, जैसे BHU है, BHU में भी काफी हाई जाता है कट ऑफ। और एक पंतनगर का GBPUAT यूनिवर्सिटी है पंतनगर में, उत्तराखंड में, उसमें भी काफी हाई जाता है। और ऐसे ही लुधियाना में भी एक यूनिवर्सिटी है, लुधियाना का जो कॉलेज है उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वहां भी कट ऑफ ज्यादा जाता है। और साउथ का अगर देखेंगे तो तनुआस है तमिलनाडु में, वहां भी काफी कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि वहां भी पढ़ाई बहुत अच्छी नेक्स्ट हम कॉलेज के माहौल पर आते हैं कि मतलब कॉलेज का माहौल कैसा होता है, किस बैकग्राउंड से ज्यादा बच्चे मिलते हैं हमें उधर पे, ठीक है, बाकी स्टडीज हो गया, हॉस्टल की लाइफ हो गई, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आप तो। ओके। हमारा जो कॉलेज था, हमारे यहाँ मोस्टली स्टेट कोटा से ही बच्चे थे। ये ऑल इंडिया कोटा से 3-4 ही बच्चों का एडमिशन हुआ था मेरे टाइम पे। सीट्स काफी कम थी हमारे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, सिर्फ 40 या 50 सीट्स हुआ करती थी उस टाइम पे। तो हम लोगों का 50 बच्चों का ही बैच हुआ करता था, काफी छोटा सा बैच हुआ करता था। और मोस्टली जो रहते हैं उस टाइम पे, जो स्टूडेंट्स थे हमारे टाइम पे, तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और उनमें से कुछ कुछ इंग्लिश मीडियम के हुआ करते थे। लेकिन जो हमारा कोर्स है वो पूरा इंग्लिश में रहता है, उसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज पूरा इंग्लिश रहता है। और कॉलेज का माहौल अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा रहता था, और टीचर्स काफी सपोर्टिव रहे हैं, और काफी बहुत ज्यादा ही नॉलेजफुल और एजुकेटेड टीचर्स हमें मिले थे, जो कि इंडिया में रिनोन्ड टीचर्स हुआ करते थे उस टाइम। गाइडेंस जो मिला, तो वो आज जहाँ भी हैं हम अपने टीचर्स की वजह से हैं। और काफी अच्छा माहौल रहता था कॉलेज का। बिल्कुल सही है कि आप एक्नॉलेज करते हैं अपने टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, तो इससे अच्छी और कोई बात ये नहीं जो है। कोर्स होता है वेटरनरी साइंस का, 5.5 years का होता है। उसमें थर्ड ईयर से आपको प्रैक्टिस, मतलब जो क्लिनिकल जो केसेस जो होते हैं, एक्सपोजर, वो हो जाता है स्टार्ट। और इसमें आपका 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 4.5 years का आपका जो है वो एकेडमिक्स होता है, और उसके बाद 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना रहता है। वो इंटर्नशिप जो होता है रोटेटरी होता है, तो उसमें आपका जो एक्सपोजर होता है अलग अलग, जैसे आपको कुछ महीने क्लिनिक्स में पोस्टिंग होगी,
कुछ महीने आपको कोई फार्म है, जैसे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, और कोई रिसर्च का जो यूनिट होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कोई वो है, ऑफिस है, वहां पे आपका पोस्टिंग हो जाता है। कोई सीमेंट सेंटर है जहाँ पे आपका सीमेंट बनता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, तो वहां पे होती थी पोस्टिंग हमारी। तो हम लोगों का ये रोटेटरी पोस्टिंग होती रहती थी इंटर्नशिप में। कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसके लिए हमको इंटर्नशिप में प्रिपेयर कर दिया जाता है ग्रेजुएशन पे ही। और ये जिस इंटर्नशिप की आप बात कर रहे हैं वो फाइनल ईयर मतलब जो लास्ट का 1 साल होता है उस दौरान होती है। जी और जी। अब जैसे ग्रेजुएशन, नहीं भी व्यक्ति का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो फिर वेटनरी डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब आगे करियर कैसे अनफोल्ड होता है, आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बाद आपको प्रैक्टिस करना है या कोई भी जॉब करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है स्टेट वेटरनरी काउंसिल में। हर स्टेट का एक वेटरनरी काउंसिल है, वहां पे आप अपने स्टेट के वेटरनरी काउंसिल में जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप किसी भी जॉब को करने के लिए या प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो करियर की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेटरनरी साइंस में, बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और गवर्नमेंट में तो खैर अभी भी काफी वैकेंसीज आ ही रही हैं हर स्टेट में। और गवर्नमेंट का, मैं जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूंगी। जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है वो आपकी सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू एन एमबीबीएस और बीएएमएस मेडिकल ऑफिसर। तो ठीक है। इक्विवेलेंट ही पोस्ट होती है वो। और आप एक ब्लॉक में पोस्टिंग होती है आपकी। और ये जो होता है वो हर स्टेट में जो वेटरनरी पीएससी जो होती है, पीएससी कंडक्ट करती है वेटरनरी के एग्जाम्स, उसके थ्रू होता है। और उसके अलावा आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो है स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस का जो सिटीज में है वो क्रेज काफी ज्यादा है, क्योंकि पेट ओनर्स काफी बढ़ रहे हैं। और अगर आप ऐसे स्टेट्स देखें जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन और लार्ज एनिमल प्रैक्टिस ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, और राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में भी काफी सही एक्सपोजर है और काफी सही डिमांड है डॉक्टर्स की। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो आप एक डेयरी यूनिट है, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स हैं, और आपका पिगरी फार्म्स हो जाते हैं, रैबिट फार्म्स होते हैं, वहां पे भी आपकी पोस्टिंग होती है प्राइवेट में। या तो आप अपना खुद का एक फार्म भी डाल सकते हैं। उसके अलावा डेयरी यूनियंस में भी एक वेटरनेरियन की पोस्टिंग होती है, जैसे कि अमूल है, और आपके मध्य प्रदेश में सांची है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देवभोग है। ऐसा हर स्टेट का जो मिल्क यूनियन है वहां पे भी डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा एनजीओज में भी डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं, जैसे कि पेटा है, और भी एनजीओज हैं, वहां पे भी डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि आईसीएआर है और सीपीडीओ है, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स होते हैं, वहां पे भी आप रिसर्च एसोसिएट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन, आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आप फार्माकोलॉजी वाले, न्यूट्रिशन वालों को, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी पीजी के बेसिस पे अच्छे अच्छे प्राइवेट फर्म्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो बहुत स्कोप है वेटरनरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब पीजी आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि पीजी करना चाहिए कि नहीं, किसी को पीजी करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें? बिल्कुल। पीजी अगर आप एकेडमिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मोस्ट रिक्वायर्ड आपके लिए है पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, कि आपको जैसे फार्माकोलॉजी करनी है, आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या कोई ड्रग से रिलेटेड कुछ काम करना है, कोई रिसर्च करना है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना मस्ट हो जाता है। इसके अलावा आप कोई रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं,
कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, दे डिमांड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन अगर आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया जो है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिर्फ यूजी है। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप यूजी के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटरेस्ट है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही जाना है, तो आप बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन करें। मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मेरा पीजी जो है वो वेटरनरी गायनेकोलॉजी में है, तो वो मुझे फील्ड में काफी हेल्प करता है, फील्ड में जो केसेस रहते हैं गायनेकोलॉजी के, उसके लिए। लेकिन आप एज अ ग्रेजुएट भी आप फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक जनरल जो सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी होती है, वो तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते ही हैं। आपने जैसे बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कितना समय लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, और किस किस रिसोर्सेज की जरूरत होती है, बिकॉज फिर कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं आपको बाकी चीजों से। देखिए, टेक्निकली तो 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन वो कभी कभी 2.5 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च वर्क। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्स आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग एनिमल्स पे जो रिसर्च करते हैं, तो उनको एनिमल वेलफेयर बोर्ड से परमिशन लेनी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपना जो मेडिसिनल या फिर फार्मास्यूटिकल्स या फिर न्यूट्रिशनल या और कोई सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो दे डोंट रिक्वायर एनी एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स एक परमिशन। नेक्स्ट और ऑब्वियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है क्या कि इस फील्ड में भी लोग विदेश जा सकते हैं? जैसे हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के बाद विदेश भी जाते हैं, तो इस तरह भी आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो विदेश गए हैं लोग आपके साथ के, कुछ फ्रेंड्स या कलीग्स, सीनियर्स में जी से? बिल्कुल बिल्कुल, हम विदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया की बीवीएससी डिग्री होल्ड करके हमको अलग से बाहर और कोई डिग्री नहीं लेनी है, लेकिन हमको वहाँ का जो एलिजिबिलिटी या जो लाइसेंश्योर एग्जाम रहता है वो क्लियर करना रहता है। आप यहाँ की डिग्री के बेसिस पे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो एलिजिबिलिटी के जो एग्जाम वो होते हैं, लाइसेंश्योर एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करना रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यूएस और कनाडा में जो आपको अगर जॉब करनी है हमारी बीवीएससी डिग्री के बेसिस पे, तो उनका एक वो रहता है, क्राइटेरिया रहता है कि उन्होंने एक सेट करके रखा है कि कौन से नॉन एक्रेडिटेड एंड कौन से एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं। तो जो एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं उनको वहाँ पे जो वहाँ का इंडियन एवीएमए ऐसा एक बोर्ड है, अक्रेडिटेड वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूएस में या कनाडा में, तो आपको नेवल का एक एग्जाम देना होता है, वो वहाँ पे सभी को देना होता है। तो नेवल एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया, नॉर्थ अमेरिकन वेटरनरी लाइसेंश्योर एग्जाम, उसके बाद फिर आपको वहां पर उसके बाद आपको एक वहां पे परमिशन के लिए एक वो रहता है कि लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है। आप जिस स्टेट में वहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां की आपको एक लाइसेंश्योर एग्जाम रहता है, वो क्लियर करना रहता है। लेकिन इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा, जो आईएल्स और टॉफल जो होते हैं वो क्लियर करना है। और उसके अलावा एक बीसीएसई एग्जाम होता है, वो है बेसिक एंड क्लिनिकल साइंसेस एग्जामिनेशन। और शायद यूएस एंड कनाडा में आपको हैंड्स ऑन परफॉर्म करके भी दिखाना रहता है, तो यूएस और कनाडा का थोड़ा सा टफ जाता है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, यूके में देखते हैं, तो आप इजीली वहाँ का जो लाइसेंश्योर एग्जाम है वो क्लियर करके और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपना क्लियर करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब वही है कि बॉटम लाइन यही है कि आपकी जो इंडिया की डिग्री है वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी जा जी सकते हैं। थोड़ा जी थोड़ा हाँ, हमें हर अलग से कोई डिग्री नहीं करनी होती है, जी, लेकिन उनकी जो डिग्री है उसके इक्विवेलेंट हमारी डिग्री को करने के लिए एक इक्विवेलेंसी एग्जाम हमें वहां पे जाके देना होता है। मतलब वो जी फॉर्मेलिटी सॉर्ट ऑफ होता है, वो ऐसा कुछ मतलब हाँ, उसमें। जैसे यूएस जो है वो उनके जो इक्विवेलेंसी एग्जाम्स होते हैं 2 टाइप के हैं। एक
पेव करके है, जो कि है प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन इक्विवेलेंस, एक ये है। और दूसरा है ECFVG, वो है एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन वेटरनरी ग्रेजुएट्स। तो ये एक इक्विवेलेंस एग्जाम है, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है यूएस में कि आप 12th के बाद 4 years आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप वेटरनरी साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, उस वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप फिर जो प्रॉपर डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन वहाँ की जो डिग्री होती है DVM, उसको फिर आप 4 years के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका उस डिग्री में एडमिशन होता है। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 12th के बाद ही हमारा इस डिग्री के लिए एडमिशन हो जाता है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए वो लोग ये एग्जाम्स रखते हैं, ये दो जो एग्जाम्स होते हैं, तो ये क्लियर करना यूएस और कनाडा में जरूरी है। जी जी, मतलब वो उनका जो प्रोसेस है ग्रेजुएशन का वो हमसे भी ज्यादा चैलेंजिंग है एक तरीके से देखा यस, हाँ, तो इसलिए वो लोग ये एसेस करते हैं कि हमने जो डिग्री की है उस बेसिस पे हमारा नॉलेज उनके नॉलेज के हिसाब से कहाँ ठहर रहा है। तो ये दो एग्जाम्स जो हमने क्लियर कर लिया तो फिर वो इजी हो जाता है वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सब कुछ बताया है, मतलब जो भी सुन रहा होगा इसको तो मतलब और उसको कोई सोर्स की जरूरत पड़ेगी। कंक्लूजन करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जितना भी टाइम आपने इस फील्ड में अभी तक स्पेंड किया है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके के एप्टीट्यूड वाले इंसान को इधर पे आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएं कोई भी काम करें उसमें आप खुश रहें वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो और खुश तभी रहेगा इंसान जब उसके एप्टीट्यूड वाली चीजें उसको मिल जाए। या तो एप्टीट्यूड से ज्यादा इंटरेस्ट की बात अगर होती है, कंपैशन होना बहुत जरूरी है आपको एनिमल्स के लिए अगर आप इस फील्ड में हैं, क्योंकि आपका हर दिन और मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल्स के बीच में बीतेगा, या तो वो लार्ज एनिमल्स हो या स्मॉल एनिमल्स हो, बर्ड्स हो और कोई स्पीशी या ब्रीड हो। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऑफिस का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है आपके वर्क प्लेस में एनिमल्स के बीच में ही बीतेगा। तो अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है, आपको उनसे एक अटैचमेंट है, आप उनके प्रति कंपैशनेट हैं, तो ही आप इस फील्ड में आइए। अगर आपको एनिमल से डर लगता है या प्रॉब्लम है तो आप इस फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ शायद तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं कि ओके, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है सब कुछ। और मैं थैंक जस्ट यू। होप दैट इट रीचेस द राइट काइंड ऑफ पीपल वी वांट देम, मतलब जिनके पास नेटवर्क्स नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है उनके पास पहुंचे, वो बेनिफिट करें, पेरेंट्स भी इसे देखें। तो थैंक यू, thank you very much and we wish you all the very best of luck for your future and may you be थैंक यू फॉर हैविंग मी उम्मीद हियर। है आज आपको अपना करियर पाथ डिसाइड करने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव मिला। मेरा सजेशन होगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत ही डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है डॉक्टर मनीषा ने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक इन्फॉर्म करियर चॉइस ले सकें। हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेट्स कीप बर्निंग।